नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्रेज और निवेश बढ़ रहा है। इससे सरकार भी वाकिफ है और इसीलिए क्रिप्टो ट्रेड पर जल्द से जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश में है। मोदी सरकार इस मुद्दे पर 13 नवंबर को बैठक कर चुकी है। ये बैठक रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की उस संयुक्त परामर्श प्रक्रिया के बाद हुई जिसमें मंत्रालयों ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई देशों और दुनिया भर के विशेषज्ञों से इस बारे में परामर्श किया था। बताया जा रहा है कि इस युवाओं से झूठे वादे कर और पैसों का लालच देकर उन्हें बरगलाने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई। अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर एक व्यापक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त संबंधी स्थायी समिति 15 नवंबर को अगली बैठक करने वाली है, जिसमें इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। आरबीआई का आखिर क्या पक्ष है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल आरबीआई ने पहले ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपना पक्ष सरकार के सामने रख दिया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को डिजिटल परिसंपत्तियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में गंभीर चिंताएं हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि वर्चुअल करेंसी को लेकर आरबीआई की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में प्रमुख चिंताएं हैं जो हमने सरकार को बताई हैं। उन्होंने कहा कि निवेशकों को भी डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर चीन जैसा रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं है। चीन ने डिजिटल संपत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर एक नियामक के पक्ष में है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि भारत पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी पर बैन न लगाए, इस पर पैनी नजर रखी जाएगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ लाइव हैं। फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं सप्तऋषि शर्मा और पल्लव पाल। आप सबका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। आकाश जिंदल जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। ये जो उम्मीदों की वर्चुअल करेंसी है, दरअसल ये उम्मीदों को आजकल पंख लगाए हुए है और इस उम्मीदों के आसमान पर ज़्यादातर युवा पीढ़ी है। ऐसे में सरकार ने गंभीरता से समझा है कि आखिर इसकी गंभीरता कितनी है और इसका वजूद कितना है, और इसी पर शायद सरकार सर्कुलर लेके आने वाली है जिससे पता रहे कि किसमें कितना निवेश करना है। लेकिन ज़्यादा बात आप बताएंगे, ये कैसी मुद्रा है और इसका भविष्य क्या है? देखिए, बात सिर्फ इतनी आ जाती है, आज मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, बट मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहले, आज आपने बात की कि करेंसी है, तो हमारे पास हिंदुस्तान करेंसी है, आपकी मेरी हमारे देखने वाले सबकी जेब में 100 का नोट, 500 का नोट, 10 रुपए का नोट है। उस पर क्या लिखा हुआ है? मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, रिजर्व बैंक गवर्नर। तो मेरा यहाँ सवाल ये आ जाता है कि क्रिप्टो करेंसी में क्या कोई सेंट्रल बैंक, क्या कोई गवर्नमेंट बॉडी ऐसी है जो ये गारंटी देती है कि हाँ, हम इस करेंसी के पीछे गारंटर खड़े हैं? आज आप देखें, अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर, उस पर क्या लिखा रहता है? दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। साइन किसे होते हैं? ट्रेजरर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी सरकार या सेंट्रल बैंक
उस करेंसी के पीछे खड़ा हुआ है। तो ये एक सबसे पहला सवाल आ जाता है कि क्या कोई बॉडी ऐसी है जो गारंटर है इस वर्चुअल करेंसी के पीछे, क्रिप्टो करेंसीज के पीछे। दूसरी बात ये आ जाती है, आज अगर बैंक एफडी करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आकाश जिंदल एफडी करता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं लाख रुपए एफडी में लगाता हूं, तो मुझे एक एफडी दी जाती है जिसपे क्लियर होता है, अगर 5% इंटरेस्ट है, कि हाँ आकाश जिंदल आपसे 1 लाख रुपए लिया गया है। स्टेट बैंक की लायबिलिटी है, स्टेट बैंक आपको ये कहता है कि 1,05,000 रुपए साल के एंड पे आपको दूंगा। तो आकाश जिंदल का नाम लिखा रहता है एफडी पे, स्टेट बैंक उससे कहता है कि हाँ, तो आकाश जिंदल साल के एंड में जाके स्टेट बैंक से डिमांड कर सकता है कि ये लीजिए अपनी एफडी, मुझे 1,05,000 रुपए दीजिए। क्या क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई बॉडी है जो ये कहती है कि हाँ आप साल के बाद आ जाइए, 6 महीने बाद आ जाइए, तो आपको उसके अगेंस्ट ये रकम मिलेगी। अब आ जाती है तीसरी चीज, स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं हम, कोई भी कंपनी हो, एबीसी हो, XYZ हो, तो वहां हमारे सामने रेगुलेशन है। हर कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से रेगुलेशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे बनता है। उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है कंपनी को सही चलाना। और एज शेयर होल्डर वहां भी आकाश जिंदल के पास राइट आता है कि एनुअल जनरल मीटिंग या और मीटिंग में जाकर सवाल पूछ सकता हूं कि आप कंपनी को कैसे चला रहे हैं। उसके बाद कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। अगर कंपनी लीगली नहीं चलती, कोई इलीगल काम करती है, तो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है कि मैं उसकी कंप्लेंट कर सकता हूं। क्या क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई एक्ट, लॉ, रेगुलेटर मेरे सामने है? आज अगर मोबाइल का 150 रुपए का प्लान भी लेता हूं मैं, तो उसमें भी एक रेगुलेटर है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिमिलरली आज अगर मैं कोई फ्लैट परचेज करता हूं या प्लॉट परचेज करता हूं किसी डेवलपर से, तो वहां रेगुलेटर है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम रेरा कहते हैं। इंश्योरेंस का प्लान लेता हूं, मान लीजिए कोई 2,000 रुपए का इंश्योरेंस का प्लान भी लिया, प्रीमियम भी लिया, बिल्कुल तो बिल्कुल, आपके जो कहने का सबसे बड़ा अर्थ है कि आखिर इसका मालिक कौन और कौन इसकी गारंटी लेने वाला है। पल्लव पाल हमारे साथ हैं। पल्लव पाल जी, दरअसल ये जो क्रिप्टो करेंसी है, भारत में या पूरी दुनिया में हर आदमी ये चाहता है कि मेरा पैसा दुगना हो, 4 गुना हो, 8 गुना हो, 16 गुना हो, और यहीं से उसके मन में एक लालच पैदा होने लगता है। और यहाँ तो रिटर्न 50,000 गुना एक दिन में, 75,000 गुना। तो ये क्या माया जाल है, ये कैसा माया जाल है? पहले इस माया जाल के बराबर चलने वाली टेक्नोलॉजी को समझें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको क्रिप्टो करेंसी को पैदा करती है, जिसकी माइनिंग की जाती है। जैसे आप एक तरीके से कोयला और खनिज को माइन करते हैं, ये एक तरीके की माइनिंग होती है जो टेक्निकली प्रोग्रामिंग बेस्ड होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक पब्लिक लेजर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग जो ये कहते हैं कि भाई ब्लॉकचेन बेस्ड है, ब्लॉकचेन क्या, पहले से लोगों को ये समझने की जरूरत है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक पब्लिक लेजर है जो टाइम टू टाइम प्रोग्राम बेस्ड आपको माइन करके कॉइन्स नए पैदा करता है, जरूरत के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, सर्वर्स के हिसाब से। जो से सर्वर्स कनेक्टेड होते हैं उसके बेसिस पे वो क्रिप्टो को पैदा करता है, जरूरत के हिसाब से। यहाँ पे मैं आकाश जी से बहुत ज्यादा अग्री करूंगा कि इसके ऊपर कोई रेगुलर इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। और मैं सरकार से, आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको अपनी देश की इकोनॉमी को सेफ रखना है तो आपको इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से इसकी खनिज, इसको एक खनिज की तरह लोग माइन करते रहे, ये वो राक्षस है जो किसी भी सरकार के हाथ से आने से नहीं आएगा। क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि सर्वर जो है वो एक ओपन एरा सिस्टम है। क्योंकि सर्वर
फर्म्स पे लगते हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है, वो आम आरबीआई के हाथ में या किसी रेगुलेटरी बॉडी के हाथ में नहीं है। जी कोई कहीं पे भी किसी भी ओपन वाईफाई चैनल पे खोल के माइनिंग कर सकता है इन चीजों की। कोई किसी तरह का अभी तक कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए आपने जैसे कहा कि 50,000 गुना और 70,000 गुना जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो इसीलिए हुआ है। इसके पीछे एक रीजन और है मल्टीप्लिकेशन का जो लोगों ने नहीं समझा। दुनिया में पिछले मंदी की वजह से जो प्रिंटिंग ऑफ मनी हुई है जी, जो सेंट्रल बैंक ने जो प्रिंट किया है पैसा दुनिया को उभारने के लिए, वो कहाँ गया है और कैसे गया और किसके पास गया, इसका कोई हिसाब किताब आज तक कोई सेंट्रल बैंक किसी भी सरकार को नहीं दे पाई है। चाहे वो फेडरल रिजर्व यूएस गवर्नमेंट को हो या आरबीआई हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जी, इसकी भी हम लोग दे रहे हैं और देते आ रहे हैं पिछले 12 साल से, जब से क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जी। इसका एक और नुकसान है जो लोग भूल रहे हैं जी कि इंटरनेट का 70% हिस्सा आज भी डार्क वेब है जी, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी अभी उजागर हुआ है कर्नाटका के अंदर जी, जिसमें एक इंसान ने 2000 बिटकॉइन 2000 यानी एक बिटकॉइन करीबन $66,000 का है। 6,000 करोड़, दो रुपए करके 6,000 करोड़ की ठगी कर ली है। हाँ, और उसने किया क्या है जी, ठगी एक अलग इशू है, उसने क्या किया, उसने ड्रग्स खरीदे जी, क्या बेजा इस्तेमाल क्या ये समाज एक्सेप्ट कर सकता है? ये यही बहुत सबसे बड़ा बड़ी सवाल है हमारे समाज के सामने। यही सबसे बड़ी बात है। सप्तऋषि शर्मा जी, ये जो बात चल रही है क्रिप्टो करेंसी, ये उम्मीदों की एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है। हर एक इंसान चाहता है कि जीवन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक प्रतिमान स्थापित किया जाए, और शायद वहीं से रास्ता प्रारंभ होता है कि एक दिन में 50,000 गुना रिटर्न। ये कैसे संभव है? शेखर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है चंद्रशेखर साहब जी, कि एक तो सारे महानुभावों को नमस्कार। दूसरी बात ये है कि आज हम जिस बात को कर रहे हैं इस बात को अभी तक हमारे दोनों महानुभावों ने जिस तरीके से बोला है बहुत सही बोला है। कुछ चीजें इसमें बड़ी ऐसी हैं कि जिसको समझना होता क्या है कि मिथ्या में आदमी जीता है जी, और ये शुरू से लागू रहा है, आज से नहीं अनादिकाल से चल रहा है। हर चीज की एक मिथ्या होती। हम ये सोचते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए हमें चीजों को दुनिया को दर्शाना ना हो, चीजें बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। जैसा भी हमारे मित्र ने बोला कि इंटरनेट एक नया जाल है, उसमें 70% एक बिल्कुल ब्लैक वो है, डार्क जोन है। तो उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में जब इसको 2008-9 में जब चालू किया गया था और उससे चालू होते होते आज जब ये जिस लेवल से पहुंचा है, हालांकि इसमें अमेरिका की कुछ टेक कंपनीज ने भी इसमें मानना चालू कर दिया है कि हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे भारत में हर चीज एक रेगुलराइज तरीके से चलती है, आरबीआई का कोई इसमें अभी तक इंटरफेरेंस नहीं है। इनफैक्ट 2018 में आरबीआई ने बात बोल भी दी कि कोई भी एनबीएफसी या कोई भी सरकारी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था इसको अपने हिसाब से रेगुलराइज नहीं करेगी। हम चूंकि भारतीय हैं, हम सोचते जरूर ये हैं कि हम जमीन खरीदते हैं कि सब आज हम जमीन खरीदिए तो हम रजिस्ट्री कराते डीएलसी रेट, लेकिन मार्केट वैल्यू कुछ अलग होती है। तो सोचने का एक तरीका सबका एक अलग अलग है, लेकिन ये मिथ्या है, इस मिथ्या में लोग बाग ना पड़े, बेहतर ये होगा सभी के लिए। जी आकाश जिंदल जी, रेगुलेशन नहीं है, कंफ्यूजन है, और ऐसी स्थिति में अखबार में ये बड़े बड़े विज्ञापन जब पाठक सुबह सुबह देखता है एकदम, तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में एक विचार उपजता है कि कैसे अपने पैसे को बढ़ाया जाए, कैसे अपने आप को अमीर बनाया जाए।
और यहीं से शायद ये क्रिप्टो करेंसी इंसान के मस्तिष्क में जन्म लेने लगती है। लेकिन अब इसका भविष्य क्या है, ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए मोड, उसके लिए जरिया आप क्या अपना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हम सब जानते हैं, अभी मेरे दोनों मित्रों ने भी बात की कि करीब 10-12 साल से हिंदुस्तान में ये चल रही है। तो मैं अपनी सरकार से विद ड्यू रिगार्ड्स एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ये पूछ रहा हूं कि पिछले 10 साल से हमने इसको लेके रेगुलेशन क्यों नहीं बनाया, क्यों इसको लेके कानून नहीं बनाया, क्यों इसको लेके डूज एंड डू नॉट्स नहीं बनाए। ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा अभी, मेरा आपके प्लेटफॉर्म से ये सवाल है, आज 150 रुपए का मैं मोबाइल का प्लान लेता हूं तो उसमें एक रेगुलेटर है, उसमें डूज एंड डू नॉट्स हैं, उसमें ये है कि मेरे क्या राइट्स हैं। अगर वो 150 रुपए का प्लान लेके मुझे प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती तो मेरे पास राइट है कंप्लेंट करने का, एक बॉडी है जहां मैं कंप्लेंट कर सकता हूं, एक रेगुलेशन है कि हाँ, आकाश जिंदल ने 150 रुपए का प्लान लिया, आकाश जिंदल के ये राइट्स हैं, अगर उसे वो राइट्स नहीं मिलते तो वो कंप्लेन कर सकता है। ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल है। लेकिन यहाँ पे जहां बात हो रही है हजारों करोड़ की, आप देख रहे हैं किस तरह के नंबर्स कोट किए जा रहे हैं, हजारों करोड़ की बात की है। आरबीआई ने भी इस चीज के ऊपर बात जाहिर की है कि क्या इतने नंबर हैं कि नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ की बात हो रही है। वहां अभी तक सरकार से मैं दरखास्त करूंगा, अभी तक आपका रेगुलेशन या क्लैरिटी क्यों पूरी तरह से नहीं आई हमारे सामने। अभी ठीक है, हमें अलग अलग मीडियम से ये पता चल रहा है कि शायद एक बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है, शायद एक रेगुलेशन आने वाला है, लेकिन वो अभी आने वाला है। अभी तक जब ये चीज इतनी यूज हो रही है, इतने इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी, लोगों को यहां तक पता है कि ये क्रिप्टो करेंसी है। इवन मेरे ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज मुझे आके बताते हैं ये क्रिप्टो करेंसी आ गई है। तो अब तक हमने इसको लेके, एक तो रेगुलेटर जो मैंने पहले बात की थी, दूसरा रेगुलेशन, तीसरा लॉ, वो सामने क्यों नहीं रखा है। जबकि 150 रुपए के मोबाइल के प्लान को लेके एक रेगुलेशन है, 2000 रुपए का भी इंश्योरेंस हो जाता है कुछ चीजों का, उसको लेके भी रेगुलेशन है। जैसे मैंने आपको बात की, 1000 रुपए की भी एफडी कराता हूं मैं बैंक में, 1000 रुपए की भी एफडी होती है, उसको लेके भी रेगुलेशन है, क्लैरिटी है, रेगुलेटर है, अकाउंटेबिलिटी है। तो यहाँ ये सवाल जो है बहुत सामने आता है हमारे कि इस चीज को लेके अभी तक क्या हमने बहुत ज्यादा डिले नहीं कर दिया है। मानता हूं कि शायद सरकार को बिल लाने में, अभी आपने भी जो बात कही है, जहां तक मैं सुन पाया हूं कि शायद आए शीतकाल में, शायद क्लैरिटी नहीं है, तो क्या तब तक सरकार। लेकिन आकाश जी जिस तरह मीटिंग हुई है 13 को और कल भी मीटिंग होने वाली है इस विषय को लेके 15 को, तो कहीं ना कहीं सरकार की गंभीरता इस विषय पे दिख रही है। नहीं, सरकार की गंभीरता अब दिख रही है। मैंने जो 2008-9 से ही शुरू हुई, पिछले 10 साल 11 साल से पॉपुलर होती जा रही है। तो क्या कहीं ना कहीं जो है, मेरे से सारा देश का मीडिया सवाल पूछता है, सारे नेशनल चैनल पे आप जानते हैं मैं आता हूं, लेकिन आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मेरे दोस्त कि क्या हम बहुत ज्यादा डिले नहीं हो गए हैं, क्या बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई है। जब ये चीज 2008-9 में शुरू हो गई थी, जब पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा प्रचलन में है, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसको करेंसी की तरह इसको ट्रेड किया जा रहा है, इसके थ्रू पैसा फॉरेन कंट्री से लिया दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से मेरा ये क्लियरली मानना है कि रेगुलेशन लाने में, देखिए आकाश जी अगर आपने सवाल मुझसे बहुत देर हो गई है। आकाश जी अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है तो जवाब मैं ये दे सकता हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद। देर आए दुरुस्त आए, मेरे हिसाब से दोस्त एक बात हो सकती है, लेकिन तब तक जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल कहाँ होगा। देर आए दुरुस्त आए, अगर 1 साल पहले मैंने ट्रांजैक्शन की थी और मेरा कोई ग्रीवेंस था उसको लेके, बात पैसे की है जो मेहनत से कमाया जाता है। आप जानते हैं मेरे दोस्त, सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो कई काम तो ऐसे हैं 500 रुपए या 1000 रुपए कमाई होती है। अब अगर देर आए दुरुस्त आए तो हो गया, लेकिन अगर 1 साल पहले मेरा कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल है कि मेरे साथ ये चीज सही नहीं हुई है, तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊंगा जी, तो वो मेरे पैसे का जवाब कौन देगा, अकाउंटेबल कौन होगा। जैसे मैंने आपको पूछा, मैंने आपको बताया कि कंपनी के मैं शेयर लेता हूँ, तो वहां अकाउंटेबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, कंपनी को रन करना उनकी ड्यूटी है।
लीगली वो इलेक्ट हुए हैं। अगर कंपनी गलत चलती है तो मेरे पास बॉडीज हैं जहां जाके मैं कंप्लेंट कर सकता हूं कंपनी एक्ट के हिसाब से कि ये काम करने चाहिए थे, कंपनी को ये काम नहीं किए। मैं एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में जाके उनकी सवाल खड़ा कर सकता हूं कि आपने ये काम करना था, क्यों नहीं किया। 150 रुपए का मैंने मोबाइल का प्लान लिया है, तो मैं कंपनी से, रेगुलेटर से ये चीजें कह सकता हूं कि ये मेरे राइट्स थे, मुझे राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो क्या यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था? यही आकाश जी हुआ है। तमाम राजनीतिक चर्चाओं पर चर्चाओं को छोड़ के आज ये विशेष हमने एक बहस इसीलिए रखी कि शायद कहीं मीडिया के द्वारा मार्गदर्शन किया जाए कि जो लोग भ्रमित हो रहे हैं या जो लोग उत्साहित हो रहे हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया जाए और या फिर नहीं किया जाए, एक जो भ्रम की स्थिति है उससे आप जो विश्लेषक हैं, जो आप जानकार हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है। शायद इसीलिए हमने आज ये बहस रखी है। मैं पल्लव पाल के पास आना चाहूँगा। पल्लव पाल जी, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, लोग उत्साहित भी हैं लेकिन भ्रमित भी हैं कि आखिर किस दिशा में जाएं। देखिए, पहली बात तो ये करेंसी नहीं है, ये टोकन है जी। मैं बीच में बोलना भी चाहता था जी। आप लोगों को, सब लोगों को करेक्ट कर देता हूँ कि करेंसी तब होती है जब वो लीगल टेंडर होता है, जैसे आकाश जी ने पहले बोला था। बिल्कुल, वो लीगल टेंडर नहीं है, ये टोकन है। ये सिर्फ बहुत इम्पोर्टेंट जवाब है ये लोगों के लिए, ताकि लोगों के दिमाग में ये जो करेंसी वाला जो माइंडसेट है ना, जो मन में जो लोगों में खाब है ना कि ये करेंसी है, ये करेंसी नहीं है, ये टोकन है जी। इसके अगेंस्ट में आप ट्रेड वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ ट्रेड वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हो। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल और खड़ा होता है जी। आपने कहा कि हम रेगुलेशन बनाने जा रहे हैं, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंडिया को एक ब्लैंकेट बैन लगाना पड़ेगा। उसका एक रीजन बताता हूँ जी। आज की डेट में आपने इसको एक टोकन के तौर पे, एक्सचेंज वैल्यू पे आपने एज अ टोकन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है साहब जी। आज मेरे पास एक बिटकॉइन है, ठीक है, मैं सरकार और बोलता हूँ मेरे को इसके एवज में $66,000 दे दो, मैं इंडियन रुपी में करेंसी नहीं लूंगा, मुझे तो $66,000 चाहिए। डॉलर में आपकी वैल्यू और रुपी में जो आपकी वैल्यू है उसमें फर्क है। क्या भारत सरकार उस डॉलर वैल्यू को अपने फॉरेन एक्सचेंज में से कम करेगी? क्या उसका पेमेंट डॉलर में कर सकती है भारत सरकार? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने भी एक्सचेंजेस हैं ये, चाहे वो पॉइंट BCX हो, फलाना हो, डिमकान हो, क्या ये लोग डॉलर पे पेमेंट कर रहे हैं? ये लोग इंडियन करेंसी में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये डॉलर पेमेंट कर रहे हैं। क्या भारत सरकार डॉलर के अगेंस्ट में पेमेंट करेगी? अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अगेंस्ट में पेमेंट करेगी? बहुत बड़ा सवाल है जी। क्या हम एक टोकन एक्नॉलेज करने के लिए, क्योंकि एक ट्रेंड चल गया है वेस्टर्न कंट्रीज में कि भैया हम तो टोकन वैल्यू पे एक्सचेंज करेंगे, क्या हमारा समाज उस चीज के लिए तैयार है? क्या हमारा समाज उस चीज के लिए तैयार है कि हम उस टोकन को एक्सचेंज वैल्यू पे ट्रेड कर सके? यही तो एक भ्रम की स्थिति है। सप्तऋषि शर्मा जी, ये जो $66,000 और ये जो इतना करोड़ों लाखों का ये जो एक बड़ा आवरण बना हुआ है, सबसे बड़ी बात ये भी उठती है कि फिर इस पर टैक्स कैसे लिया जाएगा? इसके ऊपर मैं एक सवाल और खड़ा कर रहा हूँ शेखर जी, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। जी जी जी। एक सवाल है, आपने वो सवाल उठाया टैक्सेशन का। मैंने अभी एक्सचेंज ट्रेड वैल्यू है, ये करेंसी नहीं है, ये टोकन है, टोकन की एक्सचेंज वैल्यू है जी। क्या टोकन एक्सचेंज वैल्यू पे फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग एक्ट के अंदर में क्या सरकार 40% चार्ज करेगी जो ट्रेड कर रहा है? यही सबसे बड़ी बात है पल्लव पाल जी
कि क्यों ये इतना बड़ा भ्रम है, और ये भ्रम है तो इस पर रेगुलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि जब टैक्स के लिए पूरी जागरूकता पैदा की जा रही है और हर एक व्यक्ति से ये कहा जा रहा है कि देश के जिम्मेदार नागरिक बनो, टैक्स चुकाओ, टैक्स दो, तब ऐसे में स्थिति ये होती है कि जो बिटकॉइन लेकर करोड़ों का, अरबों का जो मालिक बन चुका है, उसका टैक्स कितना होता है? सप्तऋषि शर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे। टैक्स कहाँ है फिर, और टैक्स के लिए रेगुलेशन कहाँ है इसका? सबसे बड़ी बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी भी भारत सरकार के हिसाब से कोई चीज ऐसी बनाई नहीं गई है कि उसमें अपन इसको रेगुलाइज कर पाए, पहली बात है। और दोनों मेरे मित्रों ने जो बात बोली उसमें से सबसे पहले तो मैं मेरे मित्र के पास में ये आना चाहूंगा कि जो वो इस बात को बोलते हैं कि मैं इसके खिलाफत में हूँ, 10 साल से 12 साल से सरकार ने कभी कोई किसी भी तरीके का कोई भी रेगुलेशन इसका नहीं किया, कोई सेंट्रलाइज कोई फॉर्म नहीं बनाया। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के लिए सेम ये वही चीज है जैसा कि आज तक प्रॉपर्टी के अंदर चलता है। हम जागीरदारी खालसा की अगर अपन बात करें, जो कि अपने आजादी से पहले की चीजें चलती थी, और उसके बाद में अगर आज हम गिरदावत की रिपोर्ट या चीजें निकाल के लेके चले, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी चीजें वही होती हैं कि हम डीएलसी रेट पर रजिस्ट्री कराते हैं और मार्केट वैल्यू में हम पैसे देते हैं। क्रिप्टो करेंसी में भी केवल एक यही चीज है कि फिजिकल फॉर्म हमारे पास में है नहीं इसका जी। हम केवल एक विश्वास में ये सोच के चलते हैं कि एक व्यक्ति विशेष ने कोई चीज बनाई है जिसको अंग्रेजी भाषा में हम किसी भी रूप में ये चीज कह सकते हैं कि एक डिजिटलाइज फॉर्म में चलती है, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, और उसमें फिर हम एक दूसरे के विश्वास में काम करते हैं। इसका कोई रेगुलेटरी फॉर्म है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को ये कहा है कि इसके लिए एक रेगुलेटरी फॉर्म बनाया जाए और उसके बाद में कोई चीज करी जाए। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक दिन पहले मीटिंग करी है जिसके लिए शायद मेरे ख्याल से कल या परसों वो कोई ना कोई एक रेगुलेटरी कोई चीज ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, जो ऐसा उम्मीद है कि वो संसद के सत्र में आने वाले सत्र में ये कहीं ना कहीं ये कोई चीज बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी चीज ये है कि आज की तारीख में, माफ कीजिएगा शब्द थोड़ा मैं इस्तेमाल इस तरीके का करूंगा, कि विलासिता के दौर में जो लोग यहाँ बैठे हैं वो इस बात को बोलते हैं कि हमें केवल 1 रुपए का 66,000 नहीं चाहिए, और वो खुद 66,000 रुपए का लेके 1 रुपया बैठे हैं, और फिर जब कोई बात चलती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। आज हम सरकार से भी उम्मीद इस बात की करें कि आज हम उस चीज को फॉलो करते हैं। हम इस बात के लिए सरकार को दोष ना दें कि सरकार ने कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाई जी, और हम इस बात के लिए भी सरकार को दोष ना दें कि ये चीज चालू क्यों हुई है जी। हमने जिस चीज को जब एक्सेप्ट किया है, जिसको आप लोगों ने चालू कर दिया है, और वो भी चालू केवल इसलिए किया है क्योंकि थ्रू इंटरनेट हम लोगों को ये पता लगा कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी ने, टेस्ला ने इस बात को मान लिया कि वो आज की तारीख में ट्रेडिंग कर सकती है थ्रू बिटकॉइन, और उसके बाद में फिर हम लोग इसको ये बोलते हैं कि नहीं साहब हम इसको मानेंगे नहीं और हम उसको नहीं मानेंगे। रेगुलराइज्ड अथॉरिटी बनाने का काम सरकार का है, उसमें टिप्पणी करना ना मेरा काम है ना शायद किसी और व्यक्ति विशेष का काम है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार बेहतर जानती है अपने देश के भविष्य के बारे में। ये दूसरी बात है कि आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा भ्रमित जाल है जिसमें जो अज्ञान है व्यक्ति, जो इंटरनेट का ज्ञान है, अज्ञान इन द सेंस मतलब किसी और चीज से नहीं, वो इंटरनेट का ज्ञान है, या जो इस भाषा को नहीं समझते। आर्थिक भाषा बड़ी ऐसी भाषा होती है चंद्रशेखर जी कि जहाँ पे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि व्यक्ति विशेष शायद नहीं समझ पाते। ये मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। तो वहां पे क्या होता है कि आदमी ये समझता है कि हमें एक दिव्य स्वप्न दिखाया जाता है कि हमको 1 के 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 100 मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिवा स्वप्न बहुत गहरा है जिसका हल खोजना बहुत जरूरी है। आकाश जिंदल जी आपके पास आएंगे, टैक्स इसका जो सर्कुलर है वो कैसे होगा, लेकिन पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जवाब लेंगे।
आइए चलते अपने मेहमानों के पास। आकाश जिंदल जी, जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कैसे डिजाइन होगा और कब होगा? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा और मेरे मित्र आप उसी चीज पे आ गए हैं जो मैंने कार्यक्रम के शुरू में कही थी। स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होगा, हाँ, और कब होगा, और ये भी आकाश जी ये भी जरूरी है, कब होगा? ये बहुत बढ़िया, यही वही हम पहुंच गए हैं जो मेरे सवाल थे। बहुत बढ़िया आपका सवाल है कि इसके लिए रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, स्टैट्यूट कब बनेगा और क्यों इतना डिले हो रहा है। और आपने ये बात कही कि एएनबी न्यूज चैनल इस पे कार्यक्रम कर रहा है, मैं आपको बधाई देता हूँ क्योंकि एएनबी चैनल जो है हमेशा देश के लिए जो रेलिवेंट मुद्दे हैं आप उठाते आए हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचाते आए हैं और हम लोग भी जनता तक अपनी बात रखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप इसे जो है एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इसे जो है चला रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। अब दूसरी बात, मेरे एक मित्र कह रहे थे कि सरकार बेहतर जानती है कि कब लाना है। देखिए मेरा तो ये मानना है कि सरकार को अब तक रेगुलेशन लाना चाहिए था। जहां तक मेरे राइट की बात है, आई डेफिनेटली एंड वेरी फर्मली फील दैट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आकाश जिंदल हैज अ राइट टू आस्क माय गवर्नमेंट दैट व्हाई हैव यू नॉट कम विद अ रेगुलेशन। मेरा फर्मली मानना है कि मैं सरकार से, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माय गवर्नमेंट, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ सरकार से बात पूछूंगा। आप जानते हैं सारा देश मुझे देखता है तमाम चैनल पे, मैं आज तक भी सरकार के अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर से तमाम टीवी चैनल के जरिए सवाल पूछता आया हूं, सजेशन देता आया हूं और बहुत बार कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मेरे सजेशंस को इंडोर्स किया है, मेरे सजेशंस को सुना है, मेरी बात को सुन के कहा गया है कि सरकार इस पे विचार करेगी। तो मेरा ये मानना है फर्मली आई हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू आस्क माय इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट यस आकाश जिंदल वांट्स टू नो कि अभी तक रेगुलेशन क्यों नहीं आया है, रेगुलेशन में इतना लेट डिले क्यों हो रहा है जी। अगर आप कोई बिल इस पे ला रहे हो तब तक ऑर्डिनेंस क्यों नहीं पास करते, तब तक कोई ना कोई सर्कुलर देश की जनता के सामने क्यों नहीं रखते, क्योंकि जरूरत आज है। आप रेगुलेशन ला रहे हो, ठीक है, वो लॉ जो बिल है वो कब आता है पार्लियामेंट में, कब पास होता है वो वक्त बताएगा, बट आज तक इसको लेके रेगुलेशन आना चाहिए था। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि देर आए दुरुस्त आए। अब एक वो बड़ा इज अ वेरी पॉपुलर हिंदी फिल्म सॉन्ग, कहीं देर ना हो जाए, यू कैन अंडरस्टैंड। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि हमें इसमें डिले नहीं करना चाहिए, चाहे टैक्सेशन हो। देखिए आकाश जी इसमें एक शेर भी है कि वो दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, वो गर्दनों के साथ हैं, हम आरियों के साथ। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी गाड़ियां जो आरियां लेके आए हैं उससे हमारी गरीबों की गर्दन काट दें और गरीब एक बार फिर ठगा जाए। अपनी जमा पूंजी दो पैसे जोड़ के कहीं वो ये समझता है कि बिटिया की शादी कर दूंगा, बेटे की नौकरी लग जाएगी, तमाम चीज़ें हो जाएंगी, एक छोटा सा घर बन जाएगा, और तब अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन देखता है तो उसे कहीं लगता है कि मान लीजिए लाख रुपए उसने निवेश कर दिया और उस लाख रुपए से कहीं उसका पैसा धूल हो जाता है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? और जो लाख रुपए के 1 करोड़ बना लेता है तो फिर वो टैक्स सरकार को क्यों नहीं मिल पा रहा है या क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, यही बात पे मैं आ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपने कही कि लाख रुपए के शायद 1 करोड़ 2 करोड़ बन जाते हैं। अब यहाँ पे मेरा सवाल है कि मैं शुरू से पूछना चाहता था, आज अगर किसी कंपनी में के शेयर में पैसा लगाता हूँ और कंपनी का शेयर का रेट बढ़ता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। शायद वो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है या वो कंपनी प्रॉफिट्स अच्छे दे रही है, कोई भी कंपनी हो, ABC XYZ, में किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा। आज की तारीख में किसी कंट्री की करेंसी है जैसे US डॉलर है या आप पाकिस्तान की करेंसी कह रहे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी वीक होती जा रही है, इस वजह से उनकी करेंसी वीक हो रही है। क्रिप्टो करेंसी में कोई क्रिप्टो करेंसी क्यों बढ़ती है, उसके पीछे कोई वजह या रीजन या बेसिस है। आज अगर एक जमीन का टुकड़ा भी है वो उसका रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे काम करने वाले, वहां दुकान खोलने वाले, वहां फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं जिनको पता है कि वहां फैक्ट्री लगा के वो इतना पैसा कमा लेंगे, वहां दुकान खोल के इतनी कमाई कर लेंगे। या घर, आदमी एक घर फ्लैट की वैल्यू क्यों बढ़ती है, क्योंकि आदमी को लगता है मेरे रहने की जगह है, मुझे इसकी यूटिलिटी है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम प्राइस डिस्कवरी पे पहुंचते हैं किसी भी एसेट की, उसके पीछे कारण होता है कि वो एसेट हमें क्या दे रहा है। आज एक फ्लैट की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसकी लोकेशन अच्छी है, वहां मुझे अपने परिवार को रखने का, रहने का मौका मिल रहा है। किसी
पर्टिकुलर जो है करेंसी की वैल्यू इसलिए डाउन जा रही है क्योंकि वहां की इकोनॉमी कम है, फॉरेक्स रिजर्व कम है। मैं यहाँ ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ अपने दोनों मित्रों से भी और पूरे देश से भी, आज अगर क्रिप्टो करेंसी की किसी की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, उसके पीछे क्या कारण है? क्या उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजन है? जैसे मैंने आपको एक जमीन के टुकड़े की वैल्यू बढ़ने के पीछे रीजन बताया कि वहां रहने के लिए 10 लोग चाहते हैं कि मैं अपने परिवार को रखूं, 10 लोग चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री डालूंगा तो यहाँ कमाई होगी, 10 लोग चाहते हैं कि अच्छी लोकेशन है, यहाँ दुकान खोलूंगा, अगर मैं फास्ट फूड की दुकान खोलूंगा तो 50 लोग मेरे पास नूडल्स लेने के लिए, बर्गर लेने के लिए आएंगे यहाँ पे। करेंसी, आज पाकिस्तान की करेंसी में मैं रोज शो करता हूँ, क्यों कमजोर है? क्योंकि कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व, कंट्री की लोन, कंट्री के जो है हालात इकोनॉमी के खराब हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कम होती है, बढ़ती है, उसके पीछे आज तक हमने किसी फंडामेंटल रीजन को तलाशने की कोशिश की है, जबकि और हर चीज के फंडामेंटल रीजन को हम तलाशते हैं। आज ये लैपटॉप है जिसमें मैं शो कर रहा हूँ, हम सबको पता है जिस दिन लैपटॉप इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा शायद ये 2000 का भी नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है, टेक्नोलॉजी इसकी ऑब्सोलीट हो जाएगी, या लेटेस्ट लैपटॉप आएगा किसी बड़ी कंपनी का, शायद मैं वो 2 लाख रुपए में भी खरीदूंगा। तो मेरे लैपटॉप, एक 2 लाख रुपए लैपटॉप के देने के पीछे कोई सॉलिड वजह है, रीजन है। मेरा 1000 रुपए में पुराने लैपटॉप को बेचने के पीछे कोई रीजन है। तो वो जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर प्राइस डिस्कवरी है कि वो इतने रेट पे एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी बिकेगी या खरीदेगी, उसके पीछे क्या कोई बेसिस, रीजन आज तक हमने तलाशने की कोशिश की है? क्या उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि क्यों बढ़ गई है इतनी ज्यादा रिटर्न क्यों मिल गई है? मानता हूं सबको पैसे की जरूरत है, बेटी की शादी के लिए पैसा कमाना और इकट्ठा करना बहुत अच्छी चीज है, घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत अच्छी चीज है, आज की तारीख में जो है बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत जरूरी चीज है। लेकिन आज की तारीख में मैं ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाता हूं क्योंकि 5 या 5.25% मुझे एफडी मिलती है। तो अगर इतनी रिटर्न एक चीज में आती हैं तो क्या सारा फाइनेंशियल सिस्टम, क्या जितने भी लोग फाइनेंशियल विजार्ड्स हैं वो फिर सारे और इंस्ट्रूमेंट छोड़ के इसी में ना आ जाए? तो मेरे ये सवाल है कि सबसे पहले इसके अंदर जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है उसके पीछे क्या कारण है? आज अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आकाश जिंदल तुम्हें एफडी के पीछे 4.25% ही मिलेगा, 5% ही मिलेगा, जबकि यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ साल पहले 10%, 11% भी देता था, तो उसके पीछे एक बेसिस है कि आज की तारीख में रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं। इकोनॉमी में उस तरीके के रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं मिलते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझसे पैसा लेता है, उस पैसे को आगे लेंडिंग करता है, बीच में अपना स्प्रेड रखता है। यानी हर चीज की प्राइस डिस्कवरी का एक कारण होता है। अगर आप बाजार में सेब भी लेने जाते हैं, संतरा भी लेने जाते हैं, उसकी प्राइस डिस्कवरी का कारण होता है कि इतने संतरे पैदा हुए, इतनी खरीदारी है, इतना उन संतरों का कंज्यूमर है, उतना उस सेब का कंज्यूमर है। तो क्या जितनी भी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन आई है उसके पीछे किसी ने भी हमें कोई बेसिस, सॉलिड बेसिस या रीजन या रीजनिंग दी है? ये मेरा एक और सवाल आता है। जी आकाश जी, आपके पास आएंगे। पल्लव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेरर फंडिंग है, टेरर फाइनेंसिंग है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर तो ये बेमानी सी बात होकर रह जाएगी कि इस पर किसी तरह की हम कोई वॉच रख सकते हैं, किसी तरह की निगाह बना के रख सकते हैं। ये सब बेमानी बातें हो जाएंगी अगर ये सब इस तरह के प्लेटफॉर्म डेवलप होते हैं। तो ये तो मैं आपको शुरुआत में मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि डार्क वेब जो है जी, जो 70% इंटरनेट है वो डार्क वेब है, और वो सब इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता है। वो सब इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता है, टेरर मॉड्यूलिंग, टेरर फाइनेंसिंग, एक्सचेंज ऑफ गन्स एंड वेपन्स एंड बैंड सब्सटेंसेस, नारकोटिक्स, इन सब चीजों के लिए, पोर्नोग्राफी, इन सब चीजों के पेमेंट के लिए ये सबसे ध्यान रखता होगा ये टोकन्स का। जहां तक आकाश जी का सवाल था एक छोटा सा कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस कैसे होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीजन है कि जो सर्वर जिन पे ब्लॉकचेन रन होती है। हेलो जी बोलिए। जो ब्लॉकचेन पे के सर्वर पर जो टेक्नोलॉजी रन होती है जी, वो उस चीज की डिटर्मिनेशन पॉइंट बनेंगे जी, उसके पीछे वो फंडामेंटल रीजन है। वो टेक्नोलॉजिकली वो चीज बिल्कुल क्लियर है जी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी बेमिसाल है, मगर उसका यूज कैसे होता है
ये इंसान को खुद को सोचना पड़ेगा। अगर हम आज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन उसका बहुत बड़ा हिस्सा है और हम उसको सिरे से नकार नहीं सकते। जी, उसका यूटिलाइजेशन, उसका नॉन यूटिलाइजेशन, प्रॉपर वे ऑफ यूटिलाइजेशन, ये सब हमें एक सोशल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से पहले डिजाइन करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टमैटिकली अपने आप आएंगे। और जहां तक आकाश जी का ने एक सवाल और रखा था जी। कि 2008 से 2020 तक कुछ सरकार ने क्यों नहीं किया। जी, 2017 का एक सर्कुलर है RBI का जिसमें कंप्लीट ब्लैंकेट बैन किया गया था 2019 तक। उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर तब तक कोई कार्यक्रम क्यों नहीं किया, क्योंकि सरकारें ये मान के चल रही थी कि जैसे मंदी को रोकने के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है। जी, जैसे 2008 में कोऑर्डिनेटेड एक्शन जिसको बोला जाता है, ताकि सारे सेंट्रल बैंक और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, RBI, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सब लोग मिलकर जब मंदी आती है या तेजी आती है तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन करते हैं। इसी तरह से भारत सरकार ने भी एक्सपेक्ट किया था कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन आएगा। 2019 में कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं आ पाया क्योंकि कोविड के सर्कमस्टेंसेस बन चुके थे। एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ है जो अभी तक कोई जिसको नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत बाद की बात हो जाती है। क्या हम एक समाज के तौर पे रुपए की जगह या डॉलर की जगह या पाउंड की जगह या स्विस फ्रैंक की जगह या यूरो की जगह या येन की जगह या युआन की जगह या रूबल की जगह हम एक टोकन को, सिर्फ एक टोकन को जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, ना लीगल वैलिडिटी बन सकती है। लीगल वैलिडिटी कैसे बनेगी? जब आप उसको करोगे एज अ नेशन, आपको एज अ टेंडर एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। अगर आप उसके एक्सचेंज वैल्यू को मान रहे हो तो आपको एज अ लीगल टेंडर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या हमारा समाज एक रुपए के अलावा किसी और टेक्निकल समझी हुई चीज को करेंसी के तौर पे यूज कर पाएगा? मेरे हिसाब से नहीं। इसमें एक और प्रॉब्लम, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। वो प्रॉब्लम ये है कि आपने जब एक लीगल टेंडर बना लिया किसी चीज को तो उसका सर्कुलेशन और मेंटेनेंस कैसे होगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आउट ऑफ वे आपको मनी प्रिंट करने की कैपेबिलिटी नहीं देती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ड का कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है शेखर जी। अगर कोविड जैसे सर्कमस्टेंस फिर आ जाते हैं और आपको इमरजेंसी प्रिंटिंग ऑफ मनी करना पड़ता है, वही बात तो है। क्या वही बात तो है पल्लव जी, फिर क्या होगा? मैं 10 सेकंड के लिए आना चाहूंगा बीच में, मुझे आने दीजिए। देखिए, मेरे मित्र ने मेरा शायद सवाल समझ नहीं पाए। मैंने प्राइस डिस्कवरी का बेसिक पूछा था। आज एक मैं संतरा अगर बाजार से 5 रुपए का लेके आता हूँ, उसकी कोई यूटिलिटी है? आज अगर मैं किसी कंपनी के शेयर के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस दे रहा हूँ तो वो कंपनी कुछ प्रॉफिट कमा रही है। आज अगर एक लैंड के टुकड़े के लिए मैं 20 लाख दे रहा हूँ तो उसकी कुछ यूटिलिटी वैल्यू है। मेरा सवाल ये था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, उसमें कोई वो नहीं है। वो तो ये हो गया कि ठीक है, इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है, लेकिन उसकी यूटिलिटी के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, शायद मेरे मित्र को क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। जब पाकिस्तान की करेंसी की हम बात करते हैं कि वैल्यू कम हो रही है, तो क्योंकि उनकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ कम हो रही है, उनका डेट बढ़ रहा है, उनकी लायबिलिटी बढ़ रही है, फॉरेक्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, इस वजह से उनकी करेंसी कमजोर है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि किसी भी एसेट की वैल्यू ऊपर या नीचे जाने में उस एसेट की स्ट्रेंथ या यूटिलिटी दिखती है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था, मैं दोबारा समझा देता हूं आपको कि क्या उसकी क्रिप्टो करेंसी की कोई एसेट ये की वैल्यू या स्ट्रेंथ हमें कहीं से नजर आ रही है? मुझे ये बताया जाए। आज एक संतरा आप 10 रुपए का या 5 रुपए का लेके जा रहे हो क्योंकि उसकी आपके लिए यूटिलिटी है। आज एक करेंसी पाकिस्तान का रुपया कमजोर हो रहा है क्योंकि उनकी लायबिलिटी ज्यादा है, फॉरेक्स कम है।
जमीन के टुकड़े के एक दुकान के मैं 2 लाख रुपए देने को तैयार नहीं हूं, एक के 20 लाख देने को तैयार हूं, क्योंकि वहां से मुझे कमाई होगी। तो उस एसेट के, हर एसेट की प्राइस डिटर्मिनेशन के पीछे इनहेरेंट स्ट्रेंथ या यूटिलिटी, कोई भी चीज आप घर पे क्यों लेके आते हैं, या तो उसकी यूटिलिटी है या उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ है। आज अगर आप एक शर्ट बाजार से 2000 रुपए की लेके आते हैं, वो इसलिए लेके आते हैं क्योंकि उसकी यूटिलिटी वैल्यू है। उस शर्ट को आप एक साल पहनेंगे या किसी शादी में जब पहन के जाएंगे तो खूबसूरत लगेंगे। किसी आप शेयर को लेते हैं 1000 रुपए का, क्यों आपको लग रहा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, इस वजह से वो शेयर बढ़ जाएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर शेयर। मेरा सवाल यहाँ पे जी, जवाब ले लेते हैं आकाश जी, जवाब ले लेते हैं पल्लव जी से इसका। अपन क्रिप्टो करेंसी पे चल रहे हैं, यहाँ पे चीजें दूसरे रूप में जा रही हैं। जी सप्तऋषि जी, सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी बड़ी बातों में आम आदमी कैसे समझेगा कि उसका पैसा कैसे सुरक्षित है। आप सबसे बड़ी किसी भी एक व्यक्ति विशेष को, अपन एक आम आदमी के हिसाब से यहाँ पे बैठ की बातें कर रहे हैं। अपन जितने आंकड़े यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आंकड़े बड़े आसानी से अवेलेबल होते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के पास। ठीक है, अपन यहाँ पे केवल इस बात के लिए कर रहे हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी जो कि एक मिथ्या बनी हुई है, चल रही है, यूएस में चल रही है, यूके में चल रही है, किसी भी देश विशेष में चल रही है, जिसका अपन नाम लेके ये नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी चीज जो भी जिस रूप में चल रही है, वो कुछ देश मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। हर देश की अपनी एक क्राइटेरिया है, हर देश का अपना एक तरीका है। हमारे यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी की बात, जो सवाल आपका था, जिस मुद्दे पे मैं आना चाहता हूँ, बजाय इसके कि अपन इधर उधर की बातें करें, 3 साल तक अगर कोई प्रॉपर्टी अपने पास में रखता है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी गेल टैक्स लगता है 15% का, और क्रिप्टो करेंसी में उसके ऊपर लगता है अंदाजन 30% का। ठीक है, हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि कोई भी चीज जो केवल मिथ्या बनी हुई है, आज की तारीख में इस शब्द को मैं चौथी बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये एक किसी भी आम व्यक्ति के लिए नहीं बना हुआ है। ये बना हुआ है उन लोगों के लिए जो टेक्नो फ्रेंडली हैं, वो जानते हैं चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे नो हाउ टू प्ले विद दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सॉर्ट ऑफ लाइक हाईटेक या जो वो लोग होते हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आज केवल और केवल जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ पे वैलिड है या नहीं है। हमारी सरकार जिस चीज के लिए तैयारी कर रही है, वो नियम जो बनाना चाह रही है, हम उसके लिए यहाँ बैठे हैं, हम उसके लिए बात कर रहे हैं या किसी और बात के लिए बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं आज की तारीख में इस बात को मानता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी हमारे भारत में वैलिड नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पुरजोर तरीके से निवेदन है सरकार से। आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, शायद लोग बात समझेंगे इस बात को। मैं अमूमन नहीं आता हूँ इतना चैनलों पे, जितना मुझे समझ आता है। बहुत सहज और सरलता से आपने बात कहने की चेष्टा की है, और चेष्टा को शायद कहीं दिल्ली तक भी ये समझना चाहिए कि एक जो सहज और सरल बात है वो ये है कि कैसे आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहे। पल्लव जी, आपके पास आना चाहेंगे कि सुरक्षा कैसे पुख्ता होगी। ये जो मेरे से पहले वाले मित्र थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली कि इसको पूरी तरह बैन कर देना चाहिए जी। इसको और कोई भी तरीका नहीं है जब तक आपका किसी भी सरकार का ब्लॉकचेन सर्वर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा जी, तब तक इस चीज को कंट्रोल करना या समझना और करना किसी सरकार के लिए, एक मेरे प्रिय मित्र ने एक वर्ड यूज किया, मिथ्या। वो मिथ्या ही बनी रहेगी और कुछ नहीं होगा शेखर जी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये मिथ्या बनी रहेगी, मिथ्या लोगों के दिमाग बढ़ा दी जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ाते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये सरकारों को ये लगेगा कि ये हम चीज हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, ये हमारी चीज हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है, इसके ऊपर पूरी दुनिया में बैन लगा दो। आकाश जिंदल जी, आपके पास आना चाहेंगे, एक ऐसी बात जो कहीं सरकार तक पहुंचे कि ये काम करना चाहिए आपके माध्यम से। बिल्कुल, आई एम क्वाइट क्लियर राइट फ्रॉम द वर्ड गो। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू। गवर्नमेंट शुड कम आउट विथ क्लियर कट रेगुलेशन, डूज एंड डू नॉट।
the government must come out quickly with a regulation, whether this is allowed in India, whether this is regulated in India. In case it is regulated, in case it is allowed, in case I have a complaint, in case I have a grievance, whom should I redress? What are the regulations? उसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके क्या रेगुलेशंस होंगे, फिर उसके क्या ब्रोकर्स हैं उनके क्या रेगुलेशंस होंगे? मेरे हिसाब से बिल्कुल मैं बड़ा श्योर हूं, बड़ा क्लियर हूं, बड़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड है मेरे अंदर कि सरकार को इसके ऊपर रेगुलेशन जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। और अगर रेगुलेशन में टाइम लग रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट में रखना है, लोअर हाउस में, अपर हाउस में टाइम लग रहा है, तो उससे पहले सरकार को उसके ऊपर पब्लिक को डूज एंड डू नॉट लाने चाहिए, चाहे ऑर्डिनेंस लाया जाए, क्लैरिटी दी जाए। आकाश जिंदल जी, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। आपका, सप्तऋषि शर्मा जी आपका, पल्लव पाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। एएनबी न्यूज इसी तरह जनहित के मुद्दों को उठाता रहेगा और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाता रहेगा, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि आखिर ये जो हो रहा है, ये बड़े बड़े विज्ञापन जो आ रहे हैं, सरकार जो करने वाली है, इसके पीछे का सच आखिर क्या है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।